डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम अपने प्रीवियस वीडियो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम वाटर सॉफ्टनिंग मेथड की बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। फर्स्ट वन आर द एक्सटर्नल मेथड्स एंड सेकेंड वन आर द इंटरनल मेथड। एक्सटर्नल मेथड, जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है, वाटर इज ट्रीटेड आउटसाइड द बॉयलर, एक्सटर्नल टू बॉयलर। तो एक्सटर्नल मेथड से हम बॉयलर फीड वाटर को ट्रीट करते हैं, उस वाटर को ट्रीट करते हैं जो बॉयलर में हम सप्लाई करने वाले हैं। तो वाटर इज ट्रीटेड बिफोर इट एंटर्स इनटू द बॉयलर। एक्सटर्नल मेथड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव मेथड्स। इन्हें प्रिवेंटिव मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीज मेथड्स प्रिवेंट बॉयलर ट्रबल्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल मेथड्स, सो इन इंटरनल मेथड्स वाटर इज ट्रीटेड इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर में जो वाटर हम सप्लाई कर चुके हैं आफ्टर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, उस वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं तो वो मेथड्स कहलाती हैं इंटरनल मेथड्स। सो एक्सटर्नल मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर बॉयलर फीड वाटर एंड इंटरनल मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर बॉयलर वाटर, जो वाटर बॉयलर में है। These internal methods are also known as corrective methods. Internal methods को हम डायरेक्टली रॉ वाटर पे अप्लाई नहीं करते हैं। इंटरनल मेथड से हम उस वाटर को ट्रीट करते हैं जिसे हम एक्सटर्नल मेथड से ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड के बाद जो रेसिडुअल हार्डनेस बच जाती है या जो रेसिडुअल इम्प्योरिटीज बच जाती है, उनको रिमूव करने के लिए हम इंटरनल मेथड्स का यूज़ करते हैं। So this is the raw water and we have to supply this water into the boiler. इस water को हमें boiler में feed करना है. So this is hard water outside the boiler. First we apply external methods like lime soda method or zeolite method or ion exchange method. इन मेथड्स को अप्लाई करने के बाद हमें सॉफ्ट वाटर मिलेगा, लेकिन फिर भी इस वाटर में कुछ हार्डनेस बच जाती है एंड दिस रेसिडुअल हार्डनेस इज ट्रीटेड विद दिस इंटरनल मेथड। तो यहाँ से जो सॉफ्ट वाटर हमें मिला है उसे हम बॉयलर में फीड करेंगे एंड दिस रेसिडुअल हार्डनेस इन वाटर which is inside the boiler. This residual hardness is treated with the help of these internal methods. These methods are also known as water conditioning. अब इन internal methods की शुरुआत कैसे हुई? तो पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे जिनमें कि बॉयलर यूज किया जाता था। तो ये जो स्टीम इंजन के वर्कर्स होते थे, ये वर्कर्स कुछ क्लॉथ बैग में पोटैटो रखकर बॉयलर में डाल देते थे, और जब ये पोटैटो बॉयलर में कुक हो जाते थे तो ये उन्हें निकाल के एज ए फूड यूज़ कर लेते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि ये जो वर्कर्स थे, इन्होंने बॉयलर में पोटैटो बैग डाला और ये भूल गए और इन्होंने उस बैग को निकाला नहीं, तो पोटैटो ओवर कुक होके वाटर में मिक्स हो गए। अब जब ये पोटैटो मिक्स हो गए वाटर में और उसके बाद जब इन्होंने बॉयलर की क्लीनिंग की, तब इन्होंने देखा कि बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन बहुत कम हुआ है और स्केल फॉर्मेशन की जगह वहाँ पर स्लज फॉर्म हुआ है, और स्लज को क्लीन करना उनके लिए आसान था। तो ये बाय मिस्टेक हुआ था, लेकिन इस इंसिडेंस के बाद वर्कर्स इंटेंशनली बॉयलर में कुछ पोटैटो डालने लग गए ताकि वो पोटैटो ओवर कुक होके मिक्स हो जाए और स्केल फॉर्मेशन की जगह बॉयलर में स्लज फॉर्मेशन हो। तो इस तरह से इंटरनल मेथड्स स्टार्ट हुई। अब हम इंटरनल मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस इंटरनल मेथड्स? बाय अप्लाइंग दिस मेथड्स वी डू नॉट अलाउ इम्प्योरिटीज टू शो देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल मेथड्स को अप्लाई करके हम इम्प्योरिटीज को उनका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने से रोकते हैं। जैसे कोई इम्प्योरिटी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है स्केल फॉर्मेशन, कोई इम्प्योरिटी स्केल फॉर्म करेगी। अगर हम इंटरनल मेथड्स अप्लाई करते हैं तो वो इम्प्योरिटी स्केल फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो हमने क्या करा, इंटरनल मेथड्स को यूज करके उस इम्प्योरिटी के ओरिजिनल
स्केल फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो होने से रोक दिया है, वो वाटर में ये वाला कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाएगी। These internal methods are generally done by using some suitable chemical inside the boiler। तो इंटरनल मेथड में हम कोई सुटेबल केमिकल को बॉयलर वाटर में ऐड करते हैं। अब ये जो केमिकल हम ऐड करते हैं इनका बेसिकली रोल क्या होता है, ये किस तरह से इम्प्यूरिटीज को अपना ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक शो करने से रोकती हैं। तो दीज केमिकल्स प्रेसिपिटेट आउट स्केल फॉर्मिंग इम्प्यूरिटी इन फॉर्म ऑफ स्लज विच कैन बी रिमूव्ड बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। तो अगर कोई स्केल फॉर्मिंग इम्प्यूरिटी है, उसका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्केल फॉर्म करेगा, लेकिन अगर हमने उसमें इंटरनल मेथड्स यूज़ किए, हमने कोई केमिकल यूज़ किया है, तो ये इम्प्यूरिटी जो स्केल फॉर्म करने वाली थी वो इम्प्यूरिटी अब स्केल फॉर्म न करते हुए वो स्लज के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगी और स्लज को हम इजीली ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं। सेकेंडली, these chemicals can convert impurities into some soluble complex which remains in water in dissolved form and do not cause any harm to boiler। तो ये जो chemicals हमने ऐड किए हैं ये impurities को किसी soluble complex में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ये इम्प्यूरिटीज किसी सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो ना तो स्केल फॉर्म करेंगी ना ही वो स्लज फॉर्म करेंगी, वो एज इट इज सॉल्यूबल फॉर्म में बॉयलर वाटर में रहेंगी, लेकिन वो बॉयलर के लिए हार्मफुल नहीं रहेंगी क्योंकि अब उनका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया है और वो सॉल्यूबल फॉर्म में बॉयलर वाटर में रहेंगी। नाउ मेन इंटरनल मेथड्स आर कोलाइडल कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग, phosphate conditioning, Calgon conditioning, EDTA conditioning and treatment with NaAlO2 sodium aluminate। इन डिफरेंट इंटरनल मेथड्स को डिस्कस करने के लिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो फॉर दिस इंटरनल मेथड्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस कोलाइडल कंडीशनिंग। So in colloidal conditioning we add some organic substances like starch, glue, agar-agar, tannin, kerosene। This type of organic compounds are added to the boiler water। इन्हें हम boiler water में ऐड करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्केल फॉर्मिंग इम्प्यूरिटी के ऊपर एक लेयर फॉर्म करते हैं, एक कोटिंग फॉर्म करते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कोटिंग की वजह से ये जो स्केल फॉर्मिंग इम्प्यूरिटी है ये नॉन स्टिकी फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाती है। ये स्केल फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। इंस्टेड ऑफ स्केल फॉर्मेशन इट प्रेसिपिटेट आउट एज स्लज। जैसे ये कोई इम्प्यूरिटी है स्केल फॉर्मिंग, अगर हमने इसमें कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि हम कोलाइडल कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं नहीं ऐड किया है, तो जब इन इम्प्यूरिटीज़ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये इस तरह से आपस में स्टिक होके हार्ड स्टिकी स्केल फॉर्म करेंगी। लेकिन अगर हमने कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड कर दिया तो इन इम्प्यूरिटीज़ के ऊपर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कोटिंग आ जाएगी और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कोटिंग आने की वजह से ये जो इम्प्यूरिटी है ये आपस में स्टिक नहीं कर पाएंगी और स्केल फॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं ये नॉन स्टिकी स्लज के फॉर्म में रहेंगी और इस स्लज को हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द कोलाइडल कंडीशनिंग। इस मेथड में हमें बॉयलर वाटर में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड करना होते हैं जैसे स्टार्च, ग्लू, अगर जब हम इस तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बॉयलर वाटर में ऐड करते हैं तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस स्केल फॉर्मिंग इम्प्यूरिटी पे कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कोटिंग की वजह से स्केल फॉर्म नहीं हो पाता है और स्केल की जगह पर स्लज फॉर्म हो जाता है। और कोलाइडल कंडीशनिंग के नाम से भी हमें समझ में आता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि आपस में स्टिक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जो इम्प्यूरिटी पार्टिकल हैं उन्हें नॉन स्टिकी बना दिया है, इसीलिए हम इसे कोलाइडल कंडीशनिंग कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज कार्बोनेट कंडीशनिंग। तो अब कार्बोनेट कंडीशनिंग के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम कोई कार्बोनेट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे बॉयलर वाटर में। सो दिस कार्बोनेट कंडीशनिंग इज यूज्ड इन लो प्रेशर बॉयलर।
और कार्बोनेट कंडीशनिंग हार्ड स्केल फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए यूज की जाती है। सो दिस कार्बोनेट कंडीशनिंग इज यूज्ड इन लो प्रेशर बॉयलर टू प्रिवेंट हार्ड स्केल फॉर्मेशन। इस कार्बोनेट कंडीशनिंग की हेल्प से हम बॉयलर में हार्ड स्केल फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बॉयलर वाटर में ऐड करेंगे। सो in low pressure boiler, calcium sulfate is the main cause of हार्ड स्केल फॉर्मेशन। कैल्शियम सल्फेट का हार्ड स्टिकी डिपोजिशन होता है और ये कैल्शियम सल्फेट लो प्रेशर बॉयलर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब अगर बॉयलर वाटर में हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐड करते हैं तो बॉयलर वाटर में कार्बोनेट आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब भी कार्बोनेट आयंस और सल्फेट आयन सेम वाटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम आयंस की टेंडेंसी होती है कि कार्बोनेट और सल्फेट आयन में से जिसका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसी के साथ कैल्शियम प्रेसिपिटेट आउट होता है। अगर कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा होगा तो कैल्शियम आयन कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे, और अगर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम आयन कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे। तो यहाँ पर जब हम बॉयलर वाटर में Na2CO3 ऐड करते हैं तो कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और कैल्शियम आयंस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉफ्ट स्केल फॉर्म करता है और इसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्बोनेट कंडीशनिंग को हम लो प्रेशर बॉयलर में यूज करते हैं। अब कार्बोनेट कंडीशनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड पीएच होती है इट इज इन बिटवीन 10 to 11, क्योंकि अगर लोअर पीएच होता है मतलब पीएच अगर कम होगा तो कार्बोनेट आयंस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बाइकार्बोनेट आयन फिर से H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे और वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर pH लोअर साइड पे होगा, pH कम होगा, तो ये कार्बोनेट आयन H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे और वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बॉयलर वाटर में कम हो जाएगा। कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन अगर बॉयलर वाटर में कम हो गया तो फिर CaCO3 फॉर्मेशन नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। इसीलिए कार्बोनेट कंडीशनिंग के लिए रिक्वायर्ड पीएच होता है 10 to 11। हमें इस पीएच को मेंटेन करना होता है। कार्बोनेट कंडीशनिंग को हम लो प्रेशर बॉयलर में ही यूज करते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर में कार्बोनेट कंडीशनिंग हम नहीं करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर में हाई प्रेशर की वजह से कार्बोनेट आयन हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट आयन और OH- आयंस देते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और अगेन दे फॉर्म H2O, CO2 एंड OH- आयन। तो ये जो हाइड्रोलिसिस होता है, दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयंस इन हाई प्रेशर बॉयलर। इसकी वजह से OH- आयंस जनरेट होते हैं और ये बॉयलर में कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट करते हैं। तो इसीलिए हम हाई प्रेशर बॉयलर में कार्बोनेट कंडीशनिंग यूज नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कोलाइडल कंडीशनिंग एंड कार्बोनेट कंडीशनिंग। फॉस्फेट कंडीशनिंग एंड कैलगॉन कंडीशनिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।